30 नंबर जो है अपने में बहुत खास घर है। ये अटल जी को आवंटित हुआ था जी तो यहाँ पे अटल जी के साथ कौन रहता था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अटल जी के घर के बाहर उनकी नेम प्लेट में दीनदयाल उपाध्याय जी का भी नाम लिखा हुआ था। आडवाणी जी हो, मोदी जी हो, सबके आदर्श जो है तो दीनदयाल उपाध्याय है। जनसंघ हमेशा इस बात का विरोध करती रही कि कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों है, देश एक है तो विचार कैसे अलग होगा। 30 राजेंद्र प्रसाद रोड वाले बंगले में अब कौन रहता है? कोई भी कोई सांसद रहता होगा, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो दारा सिंह भी रहे हैं। लुटियंस दिल्ली में रहने के लिए आदमी बहुत कर्म और दुष्कर्म भी करता है। कहते चल रहा है। संदिग्ध हालात संदिग्ध में हुआ, उनका शव मिला था। उनका शव अगले दिन दिल्ली लाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पे आए, मोरारजी देसाई आए, तमाम लोग आए, यहाँ से ही उनकी शव यात्रा निकली। दिल्ली में एक बंगला है, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड। दिखने में तो बस ये एक सरकारी मकान है, लेकिन एक दौर में इस बंगले में ऐसे विचार तैयार हो रहे थे जो आने वाले भारत की दिशा तय करने वाले थे, क्योंकि यहाँ रहते थे दीनदयाल उपाध्याय, आरएसएस के प्रमुख विचारक और जनसंघ के नेता, एक जोड़ी धोती और 2 वक्त रोटी से संतुष्ट रहने वाले नेता, जिन्होंने एकात्म मानववाद जैसा विचार देश को दिया। मतलब एक ऐसा रास्ता जो आदमी, समाज और देश तीनों का ख्याल रखे। वक्त बदला और उनकी सोच ने राजनीति की सोच बदल दी। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोलते बंगले, जहां हर घर, हर कमरा एक नई कहानी कहता है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। आज बात करेंगे 30 राजेंद्र प्रसाद रोड की। क्या है इस बंगले की कहानी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बंगला है ये कोई बहुत भव्य बंगला नहीं है, जैसे कोई अकबर रोड का बंगला नहीं है, सफदरजंग रोड का बंगला नहीं है, जनपथ का बंगला नहीं है। देखिए, अगर हम इंडिया गेट से और शास्त्री भवन की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली में हैं और इंडिया गेट से शास्त्री भवन की तरफ आ रहे हैं, तो सड़क की दाईं तरफ है, राइट साइड में 30 नंबर का राजेंद्र प्रसाद रोड का बंगला है। तो यहाँ ये जो बंगला है शांता जी, बहुत महत्वपूर्ण बंगला है ना। और ये अटल जी को आवंटित हुआ था जी। ये अटल जी को आवंटित हुआ। अटल जी को जब दिल्ली में आए तो पहले अटल जी को रहे साउथ एवेन्यू में। जो दूसरा बंगला इनको मिला वो ये 30 नंबर राजेंद्र प्रसाद रोड था। तो देखिए, जो सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके साथ कई उनके कार्यकर्ता भी रहते हैं, उनके घरों में कार्यकर्ता रहते हैं, साथी रहते हैं, है ना। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अटल जी के साथ कौन रहता था? बीजेपी के आइडियोलॉग, उस टाइम जनसंघ थी, जी, है ना। जी, बिल्कुल। तो वो रहते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका आइडियोलॉग बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। विचार वो देता है, विचार से ही पार्टी चलती है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहते हैं कि ये विचार नहीं है, इस पार्टी का विचार विहीन पार्टी है और उसकी लंबी लड़ाई नहीं होती। तो ये वो लोग थे जब पार्टी कुछ नहीं थी, है ना। जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई और लंबी इन्होंने संघर्ष किया। आप अभी कह रही थी कोई लड़ रहा है और जबरदस्त लंबे समय तक निराशा, विफलता, है ना। वो दौर था भी नहीं बीजेपी के अनुकूल। हाँ, तो ये जनसंघ के उस टाइम ये जन जन के बीच में जा रहे थे, तो अटल जी के साथ रहते थे ये, है ना। अटल जी के साथ रहते थे 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड में। और तो एक तरह से मतलब वो उनका कोई ये नहीं है कि वो वहां पे रहते थे। जो नेता, जो लोग होते हैं, आइडियोलॉग होते हैं, तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, विचार को लेके जाते हैं जन के बीच में, जनता के बीच में। लेकिन वो वहां पे एक छोटे से एक कमरे में रहते थे, 2 धोती, 2 कुर्ता और झोला और निकल गए, है ना। तो ये उस घर में रहते थे। तो 11 तारीख को इनके बड़े भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो यहाँ पे आए, मिलने आए। वो रेलवे में थे, गार्ड थे। तो वो यहाँ पे मिलने आए। तो अटल जी जो थे वो संसद भवन गए हुए थे। तो यहाँ पे वो भोजन कर रहे थे। तो फोन आया घर में कि दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हो गया। वो तो अपने भाई से मिलने आया है।
लेकिन उनके भाई उस समय दिल्ली में नहीं थे। नहीं तो वो तो फोन आया ना, अटल जी के घर फोन आया, वो मुगल सराय में हुआ ना, उनकी मृत्यु हुई, हत्या हुई, है ना। ये तो एक बहुत तभी से लंबा विवाद चल रहा है। संदिग्ध हालात में संदिग्ध हुआ, उनकी जो उनका शव मिला था। बिल्कुल, वो तो 11 फरवरी 1968 की बात है ना। ये बहुत लोग कहते हैं उनकी हत्या हुई, शव मिला। देखिए मामला तो संदिग्ध तो है ही बहुत, उसके तो ठोस साक्ष्य हमारे सामने है। तो फिर उसी टाइम ये वही अटल जी को सूचना दी गई, अटल जी को सूचना दी गई और वो संसद में थे। और फिर ये अटल जी आए और उसके बाद ये शांता जी, अटल जी, नानाजी देशमुख, विजय कुमार मल्होत्रा और ये तमाम जो लोग थे दिल्ली में जनसंघ के, और बलराज मधोक भी, ये सब लोग गए वहाँ पे। और वहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया हो सकती है पोस्टमार्टम की और जो बाकी है वो पूरी करने के बाद उनका शव अगले दिन दिल्ली लाया गया 12 तारीख को, 12 फरवरी 1968 को दिल्ली लाया गया। और यहाँ पे ही उनका जो अटल जी का जो घर था उसके ड्राइंग रूम में उनका पार्थिव शरीर रखा गया जी। पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा गया और यहाँ से ही उनकी शव यात्रा निकली और वो निगम बोध घाट के लिए, है ना। और मुझे आज ही एक सज्जन बता रहे थे, वो उस टाइम 15 नंबर जनपद पे रहते थे। उनका नाम है अशोक कुमार पिपल। उनके पिताजी जो थे बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको घर मिला हुआ, मतलब वो 15 नंबर जनपद पे रहते थे। तो बता रहे, उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि अटल जी के घर के बाहर उनकी नेम प्लेट में दीनदयाल उपाध्याय जी का भी नाम लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ, 2 लोगों का नाम लिखा था उसमें। देखिए वो घर तो आवंटित था अटल जी के नाम पर, हाँ। लेकिन वो नाम वो भी लिखा था, मुझे लगता है इसलिए लिखा हुआ, बड़प्पन भी था वाजपेयी जी का कि घर उनके नाम पे था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो एक कार्यकर्ता थे, नहीं, ताकि कार्यकर्ताओं को पता चल जाए कि भाई ये रहते हैं, मिलने जुलने लोग आते होंगे। देखिए पॉलिटिकल लीडर है, उसके पास तो लोग आते हैं जी जी, उसके पास तो लोग आते हैं। तो उनका नाम लिखा हुआ था। तो उनका जो शव यात्रा यहाँ से शुरू हुई और बहुत बड़ी शव यात्रा थी, बहुत। देखिए दिल्ली जनसंघ का एक तरह से वो रहा है, मतलब किला रहा है ना। और दिल्ली में ही जनसंघ की स्थापना हुई थी, कनॉट प्लेस में, आपको मालूम होगा। कनॉट प्लेस के पास एक स्कूल है राजा बाजार में, रघुमल कन्या विद्यालय, है ना। तो वहाँ पे उसकी 1951 में पहला सम्मेलन हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष बने। तो और तो मतलब उसी तब से ये मंदिर वाला मुद्दा शुरू हो गया था। अच्छा, हाँ, मंदिर, कश्मीर, उस वक्त मंदिर का मुद्दा जो है वो शुरू करना, मतलब ये बलराज मधोक कहते थे, मैंने शुरू कर दिया था। मतलब गौ रक्षा, मंदिर, ये सारे कश्मीर वगैरह जो बहुत कंट्रोवर्शियल था उस समय, क्योंकि उस वक्त बात करना भी गुनाह था। नहीं, लेकिन भाई बीजेपी का तो एक विचार है जी, भाई मेरा विचार है, आप, है ना। और कभी बीजेपी इससे विचलित नहीं है, हटी नहीं है। तो ये मुद्दा ये इनके साथ थे। तो चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि दिल्ली में बीजेपी जनसंघ का बहुत बड़ा आधार था, बहुत बड़ा आधार था, तो बहुत बड़ी शव यात्रा उनकी निकली थी। और उसका, शांता जी देखिए, दिल्ली रिफ्यूजियों का शहर था, पाकिस्तान के बहुत लोग आए थे पाकिस्तान से, जो तो वो जनसंघ से अपने आप को जोड़ के देखते थे। वो जोड़ के क्यों देखते थे आप पूछ सकती हैं, इसलिए क्योंकि ये हिंदुओं के पक्ष की बात करती थी, है ना, हिंदुओं के पक्ष की बात करती थी। भोगी थे जब वो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने वो विभाजन की त्रासदी देखी थी। और देखिए उसमें जनसंघ में जो जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे, है ना, जो बंगाल में उस तरह से देख रहे थे विभाजन हुआ। फिर विजय कुमार मल्होत्रा जो बाद में दिल्ली के बड़े नेता बने, वो बहुत सक्रिय लोगों में थे। तो उनकी यहाँ से शव यात्रा निकली। और उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पे आई, वहाँ पे श्रद्धांजलि देने आई। फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई आए, तमाम लोग आए। तो एक तरह से 30 नंबर जो है अपने में बहुत खास घर है। मतलब बीजेपी, देखिए बीजेपी पिछले वहाँ पे अटल जी हों या आडवाणी जी हों, मोदी जी हों, सबके आदर्श जो हैं दीनदयाल उपाध्याय है, तो सबसे बड़े आइडियल कहते हैं कि वो सत्ता के लिए नहीं, वो दीनदयाल उपाध्याय एक सोच थी
वो नेता नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, वो देखिए पावर वाला मामला नहीं था, वो तो जनता के बीच में काम करना है, विचार को आगे लेके जाना है। वो आइडियलॉग थे। देखिए आइडियलॉग जो होता है विचार देता है, वो विचारक होता है, वो थिंकर होता है, वो किसी विचारधारा को आगे लेके जाता है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें जब बात होगी तो मार्क्स की बात होगी, एंजल्स की बात होगी, है ना। तो वो एक जैसे EMS नंबूदरी पाद वगैरह ये थिंकर थे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो एक तरह से विचारक थे, है ना, और वो अटल जी के घर रहते थे। तो इसलिए 30 नंबर जो है अपने आप में खास घर है, मैं मानता हूँ, है ना, अपने आप में खास घर है। तो सर किस तरह के ऐतिहासिक फैसलों या दस्तावेजों की यहाँ पे नींव रखी गई जब वो यहाँ रहते थे, क्योंकि वो तो एक थिंकर थे और साथ में उनके साथ जो है वाजपेयी जी थे। देखिए ऐसा है कि ये तो 1951 से ही आने शुरू हो गए थे। 1951 में दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई, तो यहाँ पे देखिए लगातार बैठकें तो होती थी, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता थे, सबसे बड़े थिंकर थे। तो जो जैसे 62 में भारत उस युद्ध में 19 रहा था चीन के मुकाबले, तो जो जनसंघ की जो नीति बनी, उसके बाद महंगाई के खिलाफ जो इनका लगातार आंदोलन चलता था जनसंघ का, है ना। फिर आप कह सकते हैं कि कश्मीर के सवाल पे जनसंघ की एक अलग नीति थी। जनसंघ हमेशा इस बात का विरोध करती रही कि कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों है ना, वो भारत का अंग है तो उसको विशेष दर्ज क्यों। वो किसी भी अन्य जगह, देश के किसी भी अन्य राज्य की तरह वो बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन विशेष क्यों है ना। तो उसका अलग संविधान क्यों है, इसका वो विरोध करती रही। तो ये जनसंघ था। तो इस तरह की वो चीजें, ये किसने विचार दिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों ने तो दिया, है ना। देश एक है तो विचार कैसे अलग होगा। आज जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से अंत्योदय योजना शुरू हुई है, या कहें कि अब जो बीजेपी का स्वर्णिम काल चल रहा है उसमें उनकी जो सोच थी वो रिफ्लेक्ट होती है। देखिए आपकी जो मोदी जी भी हैं, एकात्म मानववाद जो उनकी सोच थी, देखिए वो जो है लगातार मोदी जी हों या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, उससे तो दूर जा नहीं सकता है ना। देखिए जनसंघ का तो उस विचार से दूर जाने का सवाल ही नहीं है ना। आपको वो विचार जो है, वो अगर आप विचार से ही हटे तो फिर आप क्या रह जाएंगे, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ये हमेशा बीजेपी जो है ये मतलब ये हिंदुओं के पक्ष की बात करती है ना। ये इसकी जो मतलब इसका पूरा जो दृष्टिकोण है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अरे भैया वो उसकी ब्रेड एंड बटर है, वो उसका ब्रेड एंड बटर है, उसी की बूते वो जो है वो आई है, आगे बढ़ी है। हाँ, उसने जिसे कहते हैं ना विफलता दिखी है, उसको नहीं, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। देखिए उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। कश्मीर के सवाल पे बीजेपी की, जनसंघ की और ये बीजेपी की नीति अलग नहीं हो सकती। कश्मीर पे नीति अलग नहीं हो सकती, है ना। उसकी नीति अलग नहीं हो सकती, उसकी एक सोच अलग है। देखिए वो थोड़ा सा ये है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार की बात है। लेकिन देखा जाए तो उन्हें असली सम्मान जो अब मिला वो 2014 के बाद मिला। वो जहां बोल रहे, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं उनके नाम पर, नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि उनको सम्मान मिला 1914 के बाद। देखिए इस सड़क का नाम, मैं तो मेरे वहाँ पे एक स्कूल है सर्वोदय बाल विद्यालय, उनके नाम पर मुगल सराय स्टेशन का भी नाम उनके नाम पर रखा गया। नहीं देखिए बीजेपी की सरकारें तो आज से थोड़ी हैं। बीजेपी की सरकारें तो देखिए, बीजेपी तो केंद्र में जब जनता पार्टी का हिस्सा थी तब भी एक तरह से बनी गई थी, है ना। उसमें अटल जी थे, आडवाणी जी थे, उसमें बनी गई थी। और बीजेपी की सरकारें तो देश में पिछले 40-45 साल से तो मैं समझता हूँ है ही, है ना। लेकिन इस तरह से नहीं था। नहीं, अब तो स्वर्णिम है, मेजॉरिटी के साथ नहीं था, एक गोल्डन पीरियड है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो बिल्कुल एक पूरा देश ही बीजेपी में हुआ है, या उसकी एक ताकत तो दिखती है ना। ठीक है कि केंद्र में वो मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं, और वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो अब जिस सड़क की मुगल सराय का स्टेशन का नाम हो गया, और मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। भाई मुगल सराय में क्या खास बात थी, है ना। मुगल सराय में कोई क्या खास बात है। अगर वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे वो स्टेशन का नाम कर दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कोई इसमें बुरी बात है ना। और वो जो दीनदयाल उपाध्याय रोड है जो ITO के सामने, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे।
नहीं बोलना, वो मेरे दिल की बहुत करीब है एक्चुअली। वो मेरा स्कूल भी वहाँ पे ही था, अभी भी वो स्कूल वहाँ पे है, उसका नाम है सरकारी स्कूल है। तो वो जो इस सड़क का नाम तो 1972 या 73 में दीनदयाल उपाध्याय मांगता है। और वो जो दीनदयाल उपाध्याय की वहाँ पे एक आदमकद मूर्ति लगी है, तो वो तो मैं उसको 1973 से देख रहा हूँ। तो इसलिए ये मत बोलिए कि उनको अभी मिलने लगा है ना। पूरे देश में देखिए, बट ये अपने आप पे क्या कहेंगे, ऐसे कोइंसिडेंस है कि वो जो सड़क है वहाँ बीजेपी का हेड ऑफिस भी है, वहाँ प्रदेश ये मुझे बीजेपी लगता का है भी ऑफिस है। नहीं, ये नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना कोइंसिडेंस, ये मुझे नहीं लगता है। इसकी वजह क्या है कि बीजेपी ने सोच समझ के वो जगह ली। पूरी सड़क पे एक तरीके से अब आप बीजेपी और उसके बहुत है संस्थान है। अरे अब तो खैर बहुत है, लेकिन बीजेपी ने वो जो बिल्डिंग बनाई, उसका जो ऑफिस है, उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में वो है। अगर हम ITO से आते हैं, राइट हैंड साइड में दीनदयाल उपाध्याय जी का पार्क है। तो वो सोच समझ के इन्होंने लिया होगा, ये सोच समझ के लिया होगा। और ऐसा थोड़ी है, देखिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसका वो सांकेतिक भी होती हैं और उसके सिंबल्स होते हैं एक तरह से, है ना। तो वो लिया होगा। देखिए वो बीजेपी का जो दिल्ली प्रदेश का कार्यालय वो भी वहाँ पे ही है। और वहाँ पे अब तो बहुत सारे वहाँ पे राइट लेफ्ट कहीं देखिए आपको बीजेपी ही नजर आती है। वहाँ पे बीजेपी के, लेकिन वहाँ पे दूसरे पार्टियों के भी, DMK का भी ऑफिस है वहाँ पे। देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, हार्ट ऑफ द सिटी है ना। अच्छा, कांग्रेस का दफ्तर भी उसके पास ही है, कोटला रोड पे। कांग्रेस का दफ्तर भी उसके पास दूर है सर। हाँ, मतलब उस सड़क पे तो नहीं है, लेकिन नहीं कांग्रेस कनॉट प्लेस जाते हैं ITO से, तो वो पूरी सड़क आपको अरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर उसी में है। पार्टी आला कमान का अंदर है। लेकिन अगर आप ITO से आते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में उनका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। की वो पार्टी हाई कमांड जो है वो कोटला रोड पे है। लेकिन वो जो राउज है, वो उस सड़क का नाम बेसिकली राउज एवेन्यू रोड था। अभी भी उसका राउज दिल्ली सरकार के मिनिस्टर्स भी पहले वहाँ रहते थे। वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स के थे। तो वहाँ पे जो है शांता जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है। लेकिन ये मुझे लगता है कि बीजेपी के जो थिंक टैंक होगा, उन्होंने ये जगह ली होगी। भाई जब आपकी सरकार है तो आपको वहाँ पे सरकारी कर्मचारी रहते थे और वो घर सिंगल स्टोरी थे, टूटे। एक्चुअली देखिए 1996 में जो अटल जी की जब सरकार बनी, तो उसमें शहरी विकास मंत्री बने जगमोहन जी। जगमोहन जी मतलब दिल्ली उनकी मुट्ठी में थी, है ना। मुझे लगता है दिल्ली को, मेरी समझ से दिल्ली को दो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। एक जगमोहन जी और एक जगप्रवेश चंद्रा जी या विजय कुमार मल्होत्रा, बहुत जानते थे। तो दिल्ली भी जगमोहन जी को बहुत अच्छे से जानती थी। नहीं, वो ब्यूरोक्रेट भी रहे, इसी शहर के थे। तो फिर विद्वान व्यक्ति थे। उनके जो सुपुत्र हैं आज का सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो श्री मनमोहन जी। तो ये जो है, मैं आपको जो कह रहा था कि ये उस टाइम ये प्लॉट आवंटित हुआ था, है ना। उस दौर में ये वहाँ पे जो पुराने घर थे, बंगले थे, वो तोड़े गए और फिर ये मिला। तो मुझे लग रहा है कि ये सोच समझ के होता है। देखिए ऐसा नहीं कोई करेगा, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है। देखिए अभी तक बीजेपी का जो दफ्तर था वो अशोक रोड में था। वो कोई बहुत ही, उसका कोई मतलब नहीं था। मोदी जी वो जो घर मिला हुआ था, पंडित पंत मार्ग पर इनका जो है स्टेट ऑफिस था। स्टेट ऑफिस वहाँ पे था, वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे पंत मार्ग पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी का। तो ये जो बीजेपी का ऑफिस है, उसके साथ ही अरुण जेटली जी का घर था, है ना, उसके साथ ही। और उस घर के जो वहाँ पे जो कुछ, उसी में ही मोदी जी लंबे समय तक रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो मंत्रियों के घर होते हैं, ये बड़े नेता जो होते हैं, उसमें कार्यकर्ता भी बहुत रहते हैं। तो ये लंबे समय तक रहे। तभी मोदी जी और अरुण जेटली में घनिष्ठता तब हुई थी। वो जब साथ साथ रह रहे हैं तब उनमें घनिष्ठता हुई। अच्छा सर, इससे याद है, साथ साथ रहने से जी। ये जो बंगलो है, जो 30 राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर जो बंगला है, इसमें आडवाणी जी भी रहे थे। आडवाणी जी, क्या हुआ कि आडवाणी जी, वो तो पहले तो देश के विभाजन के बाद ये राजस्थान में कार्यकर्ता थे जनसंघ के। उसके बाद पार्टी इनको दिल्ली लेके आई। 60 के दशक के अंतिम वर्षों में इनको दिल्ली में लेके आई। तो ये महानगर परिषद के इनको मेंबर बनाया गया। महानगर परिषद जो थी ना शांता जी, आप लोग नहीं देखा उस दौर को, वो एक तरह से विधानसभा थी। तो इसमें उनको लेके नामित किया गया।
तो ये उस दौर में काफी समय तक अटल जी के साथ रहे, ये भी अटल जी के साथ रहे, अच्छा, ये भी अटल जी के साथ रहे, और उसके बड़े फोटो भी हैं। और अगर आपको गूगल करेंगे तो बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। मतलब अटल जी ने अपने बंगले में मतलब कई लोगों के साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कुछ जगह दी थी कई नेताओं को, कई जगह खुद दी, और उसके बाद आप हाँ, कह सकते हैं कई जगह लोगों को जैसे था, फिर उन्होंने अपनी मित्र को ही दी, है ना, वो जो मित्र को दी, उनके पति को दी, उनकी बेटी को दी, है ना, वो उनको वो सब जानते वो ही तो हैं। एक अलग ही किस्सा है। हाँ, लेकिन वो दी तो सही ना, जी, जी। तो वो तो उदारवादी थे, तो उनको वो जगह दी उन्होंने। तो देखिए जितने भी नेता हैं, मेरे बीजेपी के सांसद ही मेरे मित्र रहे हैं, अभी भी हैं, तो उनके घर में मैंने देखता था कि हमेशा 2-4 परिवार आके रहते थे, और है ना, उनके पहले परिवार चलन था भी सर, लोग आते थे, रुकते थे, रुकते भी थे। देखिए हम कभी इस पर करेंगे, एक अलग और बंगला है उसके बारे में, मुझे बता रहे थे कीर्ति ये भगवत झा आजाद 7 नंबर में रहते थे, 7 नंबर अशोक रोड में, लंबे समय तक रहे, करीब 40 साल रहे। तो उनकी जो भगवत झा आजाद 84 का चुनाव हार गए बिहार से, तो अब उनको घर छोड़ने का संकट था। तो भगवत झा आजाद के जो सबसे बड़े सपुत्र हैं वो एम्स के डायरेक्टर थे, एम्स का जो आरपी सेंटर है, और वो बहुत इस टाइम पूरी दुनिया के प्रख्यात रेटिना सर्जन माने जाते हैं, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी। वो मुझे बता रहे थे कि तब ये बंगला जो था वो एक आंध्रा के कांग्रेस के एमपी को मिल गया। अच्छा, इन्होंने ले लिया। अच्छा, नहीं, ये 77 की बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 77 या 80 के जो चुनाव थे, 77 जब कांग्रेस हारी थी इमरजेंसी की वजह, तो अब वो जब अब इनके सामने संकट हो गया, तो फिर वो आंध्रा के जो सज्जन थे जो जीते, वो उनको मिल गया बंगला। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे मैं तो बहुत कम रहूंगा, आप रहते रहो, अभी आपको 5 कमरे हैं आपके पास, आप 3 में रह लो। तो देखिए एक बार लुटियंस दिल्ली में जब आदमी रहता है ना, तो कहता है कि यार मुझे 5 नहीं, मुझे एक ही कमरा दे दो, है ना, कहीं और मन नहीं लगता। देखिए लुटियंस दिल्ली में एक कमरे में रह लेंगे। किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा जी, कि लुटियंस दिल्ली में रहने के लिए आदमी बहुत कर्म और दुष्कर्म भी करता है। हाँ, बहुत, है ना, कर्म दुष्कर्म दोनों ही करता है, क्योंकि उसको अब आप देख लीजिए ना गुलाम नबी आजाद को। अच्छा, ये भी हाँ, मतलब वो उधर रहने के लिए मतलब वो किस लेवल पे चले गए हैं। और ये भी मतलब कहानी आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जब बंगले छोड़ने पड़ते हैं तो ना छोड़ना पड़े, इसके लिए किस किस तरह के तिकड़े में लगाई जाती है। देख लिया हमने अजीत सिंह को देखा, हर आदमी ये कहता है कि भाई यहाँ पे एक अर्ध प्रतिमा लगा देता है कि इसको स्मारक बना दिया जाए। इस मामले में मैं मानता हूँ कि बीजेपी ये जो मोदी सरकार ने, इसने एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया, वो भी उसमें अरुण जेटली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने कहा कि अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लुटियंस दिल्ली का कोई भी बंगला जो है वो स्मारक नहीं बनेगा, ठीक है ना, वरना तो कितने स्मारक बने हुए। अब जैसे जगजीवन राम जी का जो घर है उसको हमने स्मारक बनाया हुआ है, वो वहां पे 2 लोग नहीं आते, वहां पे 2 लोग नहीं आते। देखिए यही बात मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में। लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरा देश मानता है, शांता जी पूरा देश मानता है, शास्त्री जी को कौन नहीं मानेगा, लेकिन वो जो स्मारक बनाया है वहां पे कितने लोग आते हैं, सही बात है ना, बिल्कुल। तो कितने और दिल्ली में जगह कहाँ बची है? नहीं, अगर आप स्मारक घोषित करते चले जाएंगे फिर तो रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। देखिए ये बात हम इस मंच से कई बार कहते रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण घर रहे हैं या कोई और जगह है उसके बाहर एक शिलापट लगा दीजिए, ठीक है ना, लेकिन वो जगह किसी के नाम से आवंटित हो जाए स्मारक के रूप में, ये बिल्कुल नहीं हो। ये भी देखिए बीजेपी सरकारों ने किया ये, और ये अटल जी की जब सरकार थी तब ये किया गया कि जो जैसे एक तो ये बंगले हैं स्मारक, एक ही जो समाधियां जो बनी है राजघाट तमाम बनी, उसमें सिर्फ गांधी जो है राजघाट के लिए ही सरकार खर्चा करेगी, बाकी के लिए नहीं करेगी। बाकी आप व्यवस्था कीजिए, और बिल्कुल ठीक है, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएगा भाई, टैक्स पेयर कहाँ से, टैक्स पेयर के पैसे से कर रही है। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी जगह है ना, उसका खर्चा करना, उसको मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल है।
तो कहने का मतलब ये कि मुझे लगता है कि कुछ मानो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। बिल्कुल, ये वाकई महत्वपूर्ण फैसला है। मैं देखिए 1987 में मैं नौजवान पत्रकार था, मैंने ललिता शास्त्री जी का इंटरव्यू किया था, तब मैं उस बंगले में पहली बार गया। तो हरिकिशन शास्त्री जी मुझे मिले, तो वो जो बंगला है आप देख लीजिए क्या विशाल बंगला है। ये बंगला जो था एक कॉमन बंगला था, जो आज बंगला है जिसमें सोनिया जी रहती हैं, जिसमें शास्त्री जी का स्मारक है, जो और जिस बंगले में एक ज़माने में रामविलास पासवान रहते हैं और आजकल भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहते हैं, ये एक ही था, फिर उसको 3 हिस्सों में कर दिया गया। तो अब एक जो इतना विशाल बंगला है जो जिधर शास्त्री जी का स्मारक बना है, मुझे लगता है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, विद ड्यू अपॉलॉजीज। अच्छा, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड वाले बंगले में अब कौन रहता है? नहीं, वो तो देखिए अब तो वो सामान्य रूप से मुझे लगता है कुछ टाइम, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो दारा सिंह भी रहे हैं उसी बंगले में। हाँ देखिए, मतलब आई बिलीव कि मैं दारा सिंह भी रहे, दारा सिंह भी नामित सदस्य थे ना, तो भी रहे हैं, है ना। हो सकता है कि उसके आसपास हो, वो 30 ना हो तो 28 हो, है ना, क्योंकि आप ये जो ल्यूटियंस दिल्ली की जो सड़कें वहाँ पे यही है ना, एक सम और विषम नंबर चलते हैं, है ना, एक तरफ 3, 5, 7, 9 है, दूसरी तरफ 4, 2, 4, 6, 8 है। तो मुझे लगता है कि दारा सिंह थे शायद, तो कोई सांसद रहता होगा। देखिए, और यही तरीका होना चाहिए, यही होना भी चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि कोई कब्जा नहीं हो किसी का, कोई भी चीज किसी के लिए ठहरनी नहीं चाहिए। भाई देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी लंबे समय तक रहे राजेंद्र प्रसाद, वो कृष्ण मेनन मार्ग पर, कृष्ण मेनन मार्ग पे तो वो रही ही, वो उससे भी ज्यादा प्रेस क्लब के साथ एक बंगले में रहे, राजेंद्र में रहे, और रायसीना रोड पे, जिसमें आजकल मुरली मनोहर जोशी रहते हैं, रहे। तो ठीक है, वो वहाँ से चले गए, लेकिन आप फिर उसके बाद वो कृष्ण मेनन मार्ग पे भी रहे, फिर प्रधानमंत्री निवास पे भी रहे। लेकिन ये नहीं होना कि एक आप कब्जे वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो वाकई बंगलों पर किसी का कब्जा नहीं रहना चाहिए। वक्त के साथ जैसे वक्त आगे बढ़ता है, बंगलों को भी किसी न किसी को ट्रांसफर करते रहने देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर ये थी हमारी खास पेशकश। जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।